which is regarding the Boolean function, that if we have given some Boolean variables, then how we can represent that Boolean variables in the form of Boolean expression. यानी जिस तरह आपके पास अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो यहाँ पे फंक्शंस के जो वेरिएबल होंगे वो बूलियन वेरिएबल्स होंगे, एंड यू नो दैट द वैल्यूज ऑफ द बूलियन वेरिएबल इज़ 1 and 0. सो हमारा ऑब्जेक्टिव आज का ये है कि अगर आपके पास टेबल की फॉर्म में अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो आपको पता है 4 रोज़ बनती हैं टेबल में, और अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 to the power 3 8 रोज़ बनती हैं. अगर आपके पास वो टेबल गिवन हो, ट्रूथ टेबल जिसको आप बोलते थे, तो क्या आप उसकी मदद से जो फंक्शन है जो कि बूलियन फंक्शन होगा उस वेरिएबल में जो कि आपके पास गिवन होंगे 2 3 4 अप टू n, तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये नहीं. तो आज का ऑब्जेक्टिव ये है. फिर ये कि अगर आपके पास फंक्शन की 1 टर्म है, 2 टर्म हैं, 3 टर्म्स हैं, जिसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स बोलेंगे, वो कैसे लिखेंगे, ये हमारा आपका ऑब्जेक्टिव आज का. ओके, इफ़ यू सी इन द स्क्रीन, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है. हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी बूलियन फंक्शन की, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है. अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल गिवन है कि फाइंड बूलियन एक्सप्रेशन that represent the function f of x, y, z and g of x, y, z given that this table is given. Okay, so इस टेबल में है क्या, क्योंकि आपके पास फंक्शन 3 वेरिएबल्स में है तो आपके पास कितनी रोज बनेगी 2 to the power 3 8. एंड इफ यू रिमेंबर हमने इसका एक और ऑप्शन भी है इसमें, वो क्या है कि इफ x is false, y is true and z is false, then this function g also gives us true answer. अब आपसे अगर मैं कहूँ कि इसका ये आंसर बनाना है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, तो वो क्या होगा, वो हम कोशिश करते हैं जी. अच्छा जी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज, रिप्रेजेंटिंग बूलियन फंक्शन. इसमें हमारे पास गिवन क्या होगा और हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं. हमारे पास लेट्स सपोज बूलियन वेरिएबल वैल्यूज गिवन होंगी और हमने बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव आज. तो व्हाट इज एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल में क्या गिवन है, अगेन वी हैव टू फाइंड बूलियन एक्सप्रेशन. मैं इसको BE लिख रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड टाइम सेव. और गिवन आपके पास क्या है कि आपके पास f और x y z and g x y z इन टेबल, ये आपके पास गिवन है और आपसे कहा क्या जा रहा है कि आपने बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करके बताना है. टेबल में क्या है कि यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि x y z 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 and then 1 1 0 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 and then 1 0 1 0 1 0 1 0. ये आपके पास टेबल गिवन है और यहाँ पर पहले आपके पास f गिवन है. f में क्या है कि ये सिर्फ 1 बनाता है थर्ड ऑप्शन पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड. यहाँ पे ये 1 है, अदरवाइज क्या है 0. इसी तरह आपके पास g फंक्शन गिवन है जिसकी जो ट्रू वैल्यू है वो सेकंड पे 1 है और इसके अलावा यहाँ पे वैल्यू ऐसे ही. तो ये आपके पास डेटा गिवन है. तो अगर आप इसको अच्छा सा बनाना चाह रहे हैं तो इसका टेबल बना सकते हैं.
ओके, तो ये क्वेश्चन में गिवन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि फंक्शन उन्हें बना के दिखाएं। तो हमारे पास अब सोल्यूशन स्टार्ट है। तो पहली दफ़ा एक्स वाई जी ये क्या होगा। अब हम सिर्फ इंटरेस्टेड उन क्वेश्चंस के आंसर में हैं जहां पर ये फंक्शन ट्रू वैल्यू है, मीन्स आंसर 1 दे, अदरवाइज अंडरस्टूड है कि ये सारे के सारे क्या है, फॉल्स है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि यहाँ पर देखिएगा x ट्रू है, जब ट्रू हो तो x को ऐसे ही लिखेंगे, जैसे अब p की वैल्यू प्रोपोजिशन ट्रू होती तो p को p लिखते थे, अगर फॉल्स होगी तो नेगेशन ऑफ p लिख लेंगे। अच्छा जी, ये ट्रू है और ये क्या फॉल्स, तो y के फॉल्स को हम कैसे लिखते हैं, बूलियन वेरिएबल में इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा जी, और थर्ड वन क्या है, z, तो ये भी ट्रू। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि बूलियन वेरिएबल की फॉर्म में लिखा गया है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शन को कैसे कि ये आंसर देगा 1 0 1 और इस फंक्शन का आंसर फाइनल क्या होगा, ट्रू 1। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी corresponding to this table that we have to write this boolean expression। अब सेकंड वाला क्या कहता है, सेकंड वाले में क्या होगा, अगर आपके पास g ऑफ x y z गिवन है तो इस केस में क्या है कि ये भी 1 है ये भी 1 है, इट मीन्स हमारे पास दो ऑप्शन है। अब लॉजिक में याद कीजिएगा, हम जब और की ऑप्शन होती थी तो कैसे करते थे, डिसजंक्शन ऐसे ही था, और ट्रूथ टेबल में कैप लगाते थे उल्टा, और बूलियन अलजेब्रा में क्या करते थे, प्लस का साइन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास दो ऑप्शन कौन कौन सी बननी है, एक x y कॉम्प्लीमेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसकी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सही चेक कर लेंगे फर्स्ट सेकंड एंड ऊपर से ये बनेगी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और ठीक है, सही है। अच्छा जी, पहले वाली ऑप्शन हमने थोड़ी गलत लिखी है, तो ये क्या है, एक्स वाई एंड जी कॉम्प्लीमेंट, और में क्या हमने कहा था अभी, प्लस का साइन यूज करें, और हमारे पास क्या है, एक्स नेगेशन और वाई प्रॉपर होगा और जी क्या होगा, नहीं होगा। तो आप इससे एग्री करते हैं जी। तो हमने क्या पॉसिबली डिफाइन कर लिया है कि इफ़ वी वुड लाइक टू राइट दिस फंक्शन g एज ए बूलियन एक्सप्रेशन, तो हमारे पास दो ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा f of x y z is equal to x y bar b and g of x by z is x by z bar plus x bar y and z bar। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने लगे जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट। इधर तरफ फोकस कीजिएगा, इधर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन थी, एक ही टर्म थी, इस टर्म को मिन टर्म बोलते हैं। इस टर्म को क्या बोलते हैं, मिन टर्म। मिन टर्म जिन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही है ये बूलियन वेरिएबल्स है। ये क्या है, बूलियन वेरिएबल्स है। उन वेरिएबल्स का नाम क्या है, लिटरल क्या है, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं इनको हम लिटरल्स बोलते हैं, जिसको हम वेरिएबल्स ही बोल सकते हैं, बूलियन। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स दैट दिस वन मीन टर्म is the product of Boolean variables, or this one mean term is the product of the literals। ओके, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन था, एक ही मीन टर्म था। यहाँ पर क्या है, दो मीन टर्म्स, यहाँ पर क्या है, दो मीन टर्म्स है। तो ये क्या हो रहा है, सम हो रहा है प्रोडक्ट का, सम हो रहा है प्रोडक्ट। So this expression is known as sum of product। So this is the definition that we have done। अब क्वेश्चन ये कि इसको फाइंड कैसे करेंगे।
तो फार्मूला वही है कि या तो आप टेबल की मदद से हेल्प लें या आप आइडेंटिटीज़ की मदद से। जब याद है हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अगर आपके पास फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बनो जिसमें हमने देखा था डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कमोडेटिव लॉ, फिर सिंप्लिसिटी और कुछ इस तरह के हमारे पास ऑप्शन थे। अच्छा, अब ये बिल्कुल एक आसान एग्जांपल की मैंने यहाँ पर लिखा है, फाइंड ए मीन टर्म दैट इक्वल्स 1 if x1 and x3 is 0 and x2, x4, x5 is 1। तो आप मीन टर्म जस्ट बना के दिखाएं जी। इसका 1 आंसर क्वेश्चन ये कि आपने मीन टर्म फाइंड करके बताना और गिवन क्या आपके पास x1 x3 they are 0 and x2 to x2 x4 and x5 this is 1। तो सॉल्यूशन मीन टर्म बताना, जस्ट मीन टर्म। क्योंकि इसमें 5 वेरिएबल्स है अपरेंटली, तो इसका मीन टर्म क्या बनेगा x1 x2 x3 x4 x5 इनका प्रोडक्ट। लेकिन हमने इन वेरिएबल्स को देखना है कि इफ x1 इज 0 इट मींस x1 का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह x3 0 है तो x3 का कॉम्प्लीमेंट, रेस्ट इज 1 सो नो चेंज। तो दिस इज द मीन टर्म। यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन था समहाउ वो जस्ट आपसे पूछा गया। ओके, सो फार सो गुड। नेक्स्ट देखिएगा, इस सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को एक और नाम भी है, इसको हम डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। डिसजंक्टिव क्यों? कंजक्टिव और डिसजंक्टिव क्या थे याद है? तो ये डिसजंक्टिव था और ये कंजक्टिव था, ऐसे ही था ना। सो दैट इज व्हाई सिंस वी आर यूजिंग द प्लस साइन हियर, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एज वेल। ओके, अब थोड़ा सा काम प्रॉपरली अब हमारा स्टार्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन। अब आपके पास एक फंक्शन गिवन है, तो मैं इसको सारी के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ये आपने फाइंड करना है। और आपके पास फंक्शन गिवन है x प्लस वाई एंड z कॉम्प्लीमेंट। आपने इसका सम ऑफ प्रोडक्ट बताना है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सिंपल फॉर्म गिवन है, हमने इसको मीन टर्म्स की फॉर्म में लिख के बताना है। और ऐसे मीन टर्म्स जो कि ज़ाहिर बात सम हो रही होंगी ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अब इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो ये कि आप इसका इसी तरह का टेबल बनाएं, ऑप्शंस बताएं कि क्या होगा। दूसरा क्या है कि आप बूलियन आइडेंटिटीज़ का सहारा लें, यानी उनकी मदद से इसको प्रूफ करें। उस आइडेंटिटी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप यूज़ करेंगे वो ये वाली होगी, वो आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। आपको पता है कि बूलियन में जो आइडेंटिटी होगी वो 1 होगी। अब 1 को आप बूलियन वेरिएबल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 0 + 1। अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल हो, लेट्स सपोज x हो, और उसको मैं प्लस कर दूं x कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो ये कैसी बात होगी? यानी p और p निगेशन। याद है p और p निगेशन क्या होता था? टोटोलॉजी। इसी तरह p एंड निगेशन ऑफ p इज इक्वल टू, इसका मतलब फॉल्स तो आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मीन टर्म में वो आंसर कंसीडर करने हैं जो मीन टर्म का आंसर 1 दे। ठीक है, तो इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास ये ऑप्शन बनती है।
ओके, अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इसका सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई जी जो कि आपके पास गिवन है एक्स प्लस वाई जी की फॉर्म, ये आपके पास गिवन, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा, अगर आप देखिएगा ये सम है, ये प्रोडक्ट है, तो ये सम ओवर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब कोटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्स जी बार प्लस वाई जी बार। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है जिसकी डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, इस सम को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिएगा ये वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल हैं, इस टर्म में कितने वेरिएबल हैं। अब मेन टर्म का हमने अब ये सीखा था कि मेन टर्म एक ऐसी टर्म होगी जिसमें सारे के सारे वेरिएबल होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एक वेरिएबल मिस है, तो जो मिस है वो हम उस प्रॉपर्टी की मदद से अब उसको डालने लगे। कैसे, अगर कुछ भी ना हो, क्योंकि इसमें y मिस था, तो मैं 1 तो लिख सकता हूँ ना जी, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x मिस है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि मैं y को लाना चाह रहा हूँ, और y को लाने के लिए मैं किस प्रॉपर्टी का सहारा ले रहा हूँ, इसको गालिबन आइडेंटिटी बोलते थे, इस प्रॉपर्टी का कोई नाम था एनी हाउ, बट दिस इज y प्लस y बार एंड z बार। सिमिलरली x प्लस x बार इंटू वाई इंटू जी बार। एग्री? यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें? अब आप क्या करें, सिंपल अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोबारा यूज करें, तो x y और z बार प्लस x y बार z बार प्लस x y बार z बार, और लास्ट टर्म क्या होगी, x बार y बार एंड ये y बार नहीं। अच्छा, अब आपने देखना ये है कि कोई टर्म दोबारा रिपीट तो नहीं हो रही, यानी कहने का मकसद क्या है कि मीन टर्म अगर रिपीट हो रहा हो, मीन टर्म इसका मतलब टर्म रिपीट हो रही है, जिस तरह लिखा हो p और p, p और p मीन्स p प्लस p, ऐसे ही था ना, तो p प्लस p मीन्स दोनों में से कोई एक, तो एक दफा कंसिडर करेंगे ना। तो इसी तरह अगर इसमें से कोई टर्म रिपीट हो रही हो, वो देखें कौन सी है, x y z बार, तो ये देखिएगा ये वाली जो टर्म है ये रिपीट हो रही है, लेकिन चूंकि हम बूलियन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू राइट दिस इन 1 टाइम्स। तो दिस इज द लास्ट लाइन, x y z बार प्लस x y बार z बार and then the last term x bar y z bar. So this somehow completes our lecture. Thank you very much.